स्वागत है गाइस आप सभी का एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है रुद्र एंड आप लोग देख रहे हैं हैक टू सिक्योर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट करी जिसमें हम लोग वेब एप्लीकेशन देखने वाले हैं। तो ये हमारी सीरीज़ का दूसरा वीडियो जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं वेबसाइट्स के बेसिक फंक्शनैलिटी के बारे में कि वेबसाइट कैसे वर्क करती है या एक वेब का फंडामेंटल्स हम लोग क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग ट्राई हैक में का एक रूम पे जाएंगे एंड वहाँ पे मतलब बेसिकली पाथ पे जाएंगे। एंड ये पाथ का नेम है वेब फंडामेंटल्स, जहाँ से आपके वेब के फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको हाउ द वेब वर्क्स ये वाले सेक्शन पे आना है एंड इसका एक सब सेक्शन होगा यहाँ पे आपको डीएनएस इन डिटेल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको डीएनएस इन डिटेल पे जाना है एंड इसको मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपके पास बेसिकली पेड ट्राई हैक में नहीं है तो मेंशन नॉट, मैं यहाँ से आपको पढ़ाऊंगा। देन आप लोगों को नोट्स वगैरह बना लेने हैं इन सब चीज़ों के। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड ये बेसिकली इसका ऑफिशियल वॉक थ्रू है, डीएनएस इन डिटेल इसका पूरा वॉक थ्रू है यहाँ पे। एंड यहाँ पे इतनी सारे चीज़ें बताई गई हैं कि डीएनएस क्या है, डोमेन हायरार्की और क्या है, रिकॉर्ड टाइप्स क्या होते हैं, मेकिंग ए रिक्वेस्ट बेसिकली जिसमें हम लोग ऑल ओवर रिक्वेस्ट मेक करते हैं। तो वैसा वो सारा चीज़ यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। तो प्रैक्टिकल मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा ताकि आप लोगों को मालूम चल जाए कि हाँ चीज़ें कि हम कैसे करनी है। तो मैं जैसे आपको यहाँ पे ये वाले क्लियर करूँगा, मैं प्रैक्टिकल आप लोगों के लिए छोड़ूंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज़ डीएनएस। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, जो कि यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली दिखे। सो DNS or domain name system provides a simple way for us to communicate with a device on the internet without remembering complex number. देखो अब DNS का काम क्या है, अब DNS है क्या। अब देखो DNS एक बेसिकली प्रोटोकॉल है, ठीक है। अभी प्रोटोकॉल क्यों यूज़ में लिया जाता है, फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। अब आपको भी मालूम है कि जितने भी इंटरनेट पे वेबसाइट्स वगैरह हैं, डोमेन नेम हैं, तो उनके कुछ ना कुछ डोमेन नेम है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो google.com, bbc.co.uk, linux.org एंड वन ऑफ देम इज ट्राई हैक मी। सो बेसिकली यही जो डोमेन नेम है, अगर इनको आप होस्ट में कन्वर्ट करोगे तो आप इनकी एक आईपी एड्रेस को पाओगे और वही आईपी एड्रेस को एक नेम प्रोवाइड करना डीएनएस का काम होता है। यानी कि किसी आईपी को एक डोमेन देना हो, ये डीएनएस का काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें बताई गई हैं फर्स्ट पेज। Much likely, every house has a unique address for sending mail directly to it. Every computer on the internet has its own unique address to communicate with it, called an IP address. An IP address looks like the following. Basically एक IP एड्रेस ऐसा दिखता है, ठीक है। अब ये एक IP एड्रेस किससे मिलके बनता है, 4 ऑक्टेट से मिलके बनता है, ठीक है। फर्स्ट ऑक्टेट इसकी क्लास डिफाइन करता है, ठीक है, मतलब क्लास वगैरह, फिर कंट्री, फिर उसके बाद बेसिकली यहाँ पे सबनेट एंड देन होस्ट एड्रेस, यानी होस्ट। बट मैं कंफर्म नहीं हूँ कि फर्स्ट तो यहाँ पे कह सकते हो इसका क्लास डिफाइन करता है, क्लास ABCDEFG समथिंग ऐसा। बट ये सेकंड वाले का मैं उतना कंफर्म नहीं हूँ, तो आप लोग एक बार रिसर्च कर लेना। सॉरी अगर मैंने गलत बता दिया हो तो उसके लिए। एंड जो थर्ड होता है वो हमारा सबनेट डिफाइन करता है एंड जो फोर्थ होता है वो हमारा होस्ट डिफाइन करता है। तो 4 सेट ऑफ डिजिट्स होते हैं जहाँ पे जिनकी हर एक मतलब हर एक ऑक्टेट की रेंज होती है 0 से 255 तक, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। When you want to visit a website, it is not exactly convenient to remembering this complicated set of numbers, and that's where DNS can help you. So instead of remembering this IP address, you can remember tryhackme.com instead. यानी कि देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक आईपी एड्रेस है इंटरनेट पे। देखो कोई भी डिवाइस है, कोई भी डिवाइस है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है और वही एड्रेस को हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं इंटरनेट के। बेसिकली जो भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है तो उसका एड्रेस क्या होगा, आईपी एड्रेस। जैसे कि हमारे घर का एड्रेस होता है परमानेंट, कुछ भी मेल वगैरह करना हो कि किसी को आपके घर तक पहुंचना हो तो आपका घर का एड्रेस जानकर आता है। वैसे इंटरनेट पे अगर कुछ भी डेटा ट्रैवल होता है तो फ्रॉम डेस्टिनेशन सोर्स आईपी एड्रेस टू डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस से ट्रैवल होता है। यानी कि एक आईपी से दूसरी आईपी में डेटा ट्रैवल होता है कम्युनिकेशन पर्पस के लिए।
तो अब डीएनएस जब आया तो उसने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि हमको अब ये आईपी एड्रेस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उसके जगह हम इनको एक डोमेन नेम प्रोवाइड कर देंगे और डीएनएस का क्या काम करेगा कि वो देखेगा कि ये tryhackme.com ये डोमेन है, अब इसका आईपी क्या है, तो वो उसको रिकॉल करके आपको डेटा को शो करेगा। तो ये काम होता है हमारा डीएनएस का। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा डीएनएस। तो ये हमारा डीएनएस था। अभी हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, डोमेन हायरार्की। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेसिकली तीन टाइप के डोमेन होते हैं। एक होता है रूट डोमेन, दूसरा होता है टॉप लेवल डोमेन, फिर तीसरा होता है सेकंड लेवल डोमेन। ठीक है, अब देखो रूट डोमेन जो होते हैं, मतलब यहाँ पे ऑल ओवर सारा चीज़ बना रखा है जो डॉट से होते हैं। फिर रूट डोमेन एंड टॉप लेवल डोमेन कौन से होते हैं, जैसे कि edu हो गया, फिर .com हो गया, फिर .gov हो गया, फिर .mil हो गया। अब इन्हीं के अंदर .gov .com इन सब के अंदर आते हैं। ठीक है, तो edu कौन से डोमेन होते हैं, जहाँ पे एजुकेशन पर्पस के लिए होती हैं जो चीज़ें। .com कॉमर्शियल वेबसाइट्स होती हैं जो। .gov जो कि गवर्नमेंट वेबसाइट होती हैं। .mil यानी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की वेबसाइट्स होती हैं जो, वो सारी चीज़ें। ठीक है, सो यहाँ पे अभी हम पढ़ते हैं टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज TLD। अ TLD और टॉप लेवल डोमेन इज द मोस्ट right hand part of a domain name. So for example the tryhackme.com is TLD is .com, यानी कि tryhackme.com का टॉप लेवल डोमेन क्या है, .com। यानी कि अगर तुमसे कोई पूछता है कि ये वेबसाइट का डोमेन नेम है कंप्लीट, अब इसका टॉप लेवल डोमेन क्या होगा, तो उसका जो एंड का एक्सटेंशन होगा, यानी जो भी एंड का पॉइंट के बाद वर्ड्स होगा या एक्सटेंशन होगा, वही कह सकते हो उसका टॉप लेवल डोमेन है। जैसे कि tryhackme.com का यहाँ पे टॉप लेवल डोमेन क्या होगा, .com। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, जैसे कि हम लोग होते हैं ना google.com, tryhackme.com, तो इन सब का TDL क्या है, .com। इसका भी TDL क्या है, .com। ठीक है, तो अभी मान लो कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ navy.gov। ठीक है, तो इसका क्या होगा, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। एंड एक और मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि कोई स्कूल का, जैसे कि हाँ मान लो कि कोई स्कूल का मान लो, जैसे केंद्र विद्यालय या समथिंग, आर्मी स्कूल, आर्मी पब्लिक, ठीक है, school.edu। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका क्या होगा, तो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो ये हो गया। सो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। देर आर टू टाइप्स ऑफ TDL एंड GTDL। जर्निक टॉप लेवल जो कि GTDL होता है, ठीक है, एंड CCTLD जो कि कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। हिस्टोरिकली GTLD was meant to tell the user of domain name purpose. For example, a .com would be a ये कॉमर्शियल पर्पस .org। मतलब ये सारा चीज़ मैंने आप लोगों को बता ही दिया ऑल ओवर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे सारी चीज़ों को, वही सारी चीज़ें जो मैंने बताया वही सारी चीज़ें ही हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर बात करते हैं, और अगर आपको फुल लिस्ट जानना है जितने भी 2000 टॉप लेवल डोमेन्स के होते हैं, तो यहाँ पे आप लोग जा सकते हो एंड इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग यहाँ से आराम से देख सकते हो। तो यहाँ पे ये सारे कह सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, जितने भी हैं बहुत सारे हैं, अप्रो यहाँ पे टोटल 2000 हैं। फिर बात करते हैं सेकंड लेवल डोमेन। टॉकिंग tryhack.com as an example, the .com part is the top level domain and tryhackme is the second level domain. When registering a domain name, the second level domain is limited to 63 character, plus top level domain can be only used to use A and Z 09 and hyphens, cannot start or end with hyphens or have constructive hyphens। यानी देखो सेकंड लेवल डोमेन में क्या होता है कि 63 कैरेक्टर्स जितना लार्ज हो सकता है, प्लस इसका जो टॉप लेवल डोमेन है वो सिर्फ ए और जेड यूज़ कर सकता है, और जीरो से ए से जेड, मतलब वही कैरेक्टर्स एंड डिजिट्स को यूज़ कर सकता है, एंड हाइपेंस। ठीक है,
एंड जो हाइफन्स होते हैं वो कह सकते हो स्टार्टिंग में नहीं हो सकते और एंड पे नहीं हो सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। फिर बात करते हैं सब डोमेन। अब आप सब डोमेन कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो जैसे कि देख लो यहाँ पे, अ सब डोमेन इज अ साइट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और ऑफ द second level domain using a period to separate it. For example, the name admin.tryhackme.com is admin part of a subdomain। यानी कि देखो, अब किसी भी वेबसाइट का आपको सब डोमेन पहचानना है तो ऑब्वियसली बात है, अगर मान लो जैसे कि एक वेबसाइट है google.com, राइट, तो अगर हम इसके आगे कुछ भी लगा दें जैसे कि blogs.google.com, तो यहाँ पे ब्लॉग्स क्या हो गया, इसका ये हो गया सब डोमेन। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर कोई और वेबसाइट होती है जैसे कि हम लोग एडमिन डॉट military.com, तो इसका आपको बताना है कि सब डोमेन क्या होगा। ठीक है, तो यही होता है सब डोमेन हमारा। एंड जो सब डोमेन भी रहता है वो 63 कैरेक्टर्स जितना हो सकता है, जिसमें ए से मतलब कैरेक्टर्स और डिजिट्स का यूज़ किया जा सकता है, हाइफन्स वगैरह का नहीं। You can use multiple subdomains split with a period to create longer name such as Jupyter server and ये। तो यहाँ पे कह सकते हो, अब आप सबडोमेन्स को कितना भी लंबा कर सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है, बट द लेंथ मस्ट बी केप्ट टू 253 कैरेक्टर्स और लेस। यानी अब जो लेंथ होगी उसकी 253 कैरेक्टर से लेस होनी चाहिए या उतनी होनी चाहिए। देर इज़ नो लिमिट टू द नंबर ऑफ सबडोमेन्स यू कैन क्रिएट फॉर योर डोमेन। यानी कि वहाँ पे कोई लिमिट नहीं है नंबर्स की, मतलब जैसे कि आपको जितने आप सब डोमेन्स बनाने हैं आप उतने सब डोमेन्स बना सकते हो। अगर आपको 100 बनाने हैं आप 100 बनाओ, 200 बनाने हैं 200 बनाओ, आपके ऊपर है। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस वगैरह आप खुद से कर लेना, ये मैंने सारा चीज़ बता दिया है आपको। फिर रिकॉर्ड टाइप्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कम ही रिकॉर्ड्स बताए गए वरना होते और भी हैं, तो इसके लिए मैं बेसिकली सारे जो जितने भी सारे डीएनएस के रिकॉर्ड टाइप्स हैं वो भी एक बार डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। यहाँ पे तो बस इतना ही है, और भी बाकी जो इनसे रह जाते हैं जैसे कि एसआरवी हो गया एंड सी नेम हो गया, सी नेम वगैरह हैं, तो मतलब और भी हैं यहाँ पे, एनएस नहीं है यहाँ पे, नेम सर्वर। ठीक है, तो वो सारे मैं बता दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। तो अब बात करते हैं हम लोग डीएनएस रिकॉर्ड टाइप्स क्या होते हैं। डीएनएस इजंट जस्ट फॉर अ वेबसाइट थ्रू एंड मल्टीपल टाइप ऑफ डीएनएस रिकॉर्ड एग्जिस्ट। We'll go over some of the most common ones that you're likely to come across। यानी देखो, यहाँ पे डीएनएस रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं मल्टीपल टाइप्स के, बट जो मोस्ट कॉमन है वो यहाँ पे आप लोगों को बताया गया। सो ए रिकॉर्ड क्या होता है? ए डीएनएस रिकॉर्ड्स ये रिजॉल्व करता है IPv4 एड्रेस। ठीक है, जैसे कि ये आईपी एड्रेस है, मतलब कभी भी अगर आपको जैसे कि एक IPv4 एड्रेस मिलता है डोमेन का, तो अगर आपको पूछा जाए कि ये IPv4 एड्रेस है तो इसका रिकॉर्ड क्या होगा डीएनएस टाइप में, तो आपको वहाँ पे बताना है ए रिकॉर्ड होगा ये। ओके, फिर नेक्स्ट 4 टाइम्स ए, जिसमें ए रिकॉर्ड आता है, वो होता है IPv6। अगर आपसे कोई पूछता है कि IPv इस डोमेन का IPv6 एड्रेस है तो वो कौन से रिकॉर्ड के टाइप में आएगा, तो आपको वहाँ पे बताना है 4 टाइम्स ए, या मतलब ए बताना है। ओके, फिर बात करते हैं सी नेम। सी नेम स्टैंड्स फॉर बेसिक, ये सी नेम रिकॉर्ड जो होता है वो सब डोमेन्स के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि सी नेम रिकॉर्ड्स जब भी आपको देखने को मिलेगा तो वहाँ पे समझो कि ये कोई सब डोमेन की बात हो रही है, मतलब सब डोमेन से रिलेटेड चीज़ें हैं वहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपसे कभी भी कोई जैसे कि मान लो पूछता है कि blogs.google.com का रिकॉर्ड टाइप क्या होगा, तो आपको वहाँ पे बताना है सी नेम। ओके, फिर बात करते हैं MX विच इज स्टैंड फॉर मेल रिकॉर्ड्स। ठीक है, मेल और मेल सर्वर रिकॉर्ड्स ऐसा कह सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली और जैसे कि आपको मालूम है ना, हर हर डोमेन का एक ईमेल सर्वर रिकॉर्ड, ईमेल सर्वर होता है या मेल सर्वर होता है, तो उसको यहाँ पे अगर MX की बात करें तो मेल सर्वर रिकॉर्ड्स की बात कर रहे थे। जैसे कि यहाँ पे अगर ट्राई हैक में का देखा जाए तो यहाँ पे ये है google.com एंड बेसिकली ये सारी चीज़ें। ओके,
तो अब आप इनको क्या कर सकते हो, फाइंड भी कर सकते हो किसी पर्टिकुलर, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन का फाइंड करना है तो आप फाइंड भी कर सकते हो, नो इशू। मैं इसके नेक्स्ट वीडियो पे आपको बता दूंगा कि आप रिकॉर्ड टाइप्स को फाइंड कैसे मतलब देखो, इन इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पे हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो टेंशन मत लो, ये सारा चीज़ बताऊंगा। फिर टेक्स्ट रिकॉर्ड, टेक्स्ट रिकॉर्ड यहाँ पे बेसिकली जो भी कह सकते हो कि टेक्स्ट रिकॉर्ड होते हैं, वो कह सकते हो टेक्स्ट इन्फॉर्मेशंस के मतलब ऑल ओवर जितना भी इंफॉर्मेशन होता है वो एक टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ फिर उसको बताता हूँ अच्छे से आपको। टेक्स्ट रिकॉर्ड्स आर फ्री टेक्स्ट फील्ड वेयर एनी टेक्स्ट बेस्ड डेटा कैन बी स्टोर्ड। टेक्स्ट रिकॉर्ड हैव मल्टीपल यूजर्स uses, but some common ones can be to list server that have the authority to send an email on behalf of domain. This can be help in the battle against spam and spoofed email. They can also be used to verify ownership of the domain name when signing up for third party services. यानी कि देखो, जैसे कि मैंने बताया कि टेक्स्ट रिकॉर्ड में क्या होता है कि टेक्स्ट बेस्ड डेटा जो स्टोर होता है, ठीक है, और इसके मल्टीपल यूजेस होते हैं, बट कुछ कॉमन जो कॉमन चीज़ों के लिए यूज़ में लिया जाता है इसको, वो है कि बेसिकली अथॉरिटी के बिहाफ में यहाँ पे ईमेल्स वगैरह सेंड करना, ठीक है, किसी भी डोमेन को। और ये कह सकते हो कि हमको प्रोटेक्ट करता है स्पूफ्ड ईमेल से या स्पैम ईमेल से। अगर जैसे कि मान लो कि आपका जो मेल है, आपका कोई एक डोमेन रजिस्टर्ड है और वो स्पूफ्ड हो जा रहा है, तो टेक्स्ट रिकॉर्ड के अंदर एक एसपीएफ होता है एंड डीमार्क होता है। तो ये दोनों भी प्रोटोकॉल होते हैं। डीमार्क का तो फुल फॉर्म मैं भूल गया हूँ, बट एसपीएफ का जहाँ तक मेरे को याद है सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है। तो इन दोनों के बेसिकली लैक ऑफ के कारण यहाँ पे जो मेल्स होते हैं वो स्पूफ होते हैं। और ये कहाँ, ये प्रोटोकॉल किसके अंदर आते हैं, टेक्स्ट रिकॉर्ड्स के अंदर। तो अगर ये प्रोटोकॉल अगर आपके उसमें नहीं है, देन आपका जो मेल है वो स्पूफ किया जा सकता है। एंड आपको इसको ऐड कर लेना चाहिए ताकि आपका जो मेल है वो सेफ एंड सिक्योर रह सके स्पूफिंग से। या अगर आपका मेल स्पैम में जा रहा है तो आप इनको ऐड कर सकते हो, टेक्स्ट रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हो वहाँ पे। फिर आपका जो मेल है वो स्पैम से हटकर नॉर्मल मेल्स में जाएगा, इनबॉक्स में। ओके, तो यहाँ पे हमारा कह सकते हो कि रिकॉर्ड टाइप्स भी कंप्लीट हो चुका है। चलो अब एक रिक्वेस्ट बनाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कह सकते हो व्हाट हैपेंस व्हेन यू मेक अ डीएनएस रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे देखो डीएनएस के बारे में बात करी जा रही है। जैसे कि सबसे पहले आप रिक्वेस्ट बनाते हो रिकर्सिव डीएनएस सर्वर, रूट डीएनएस सर्वर एंड ऑथोरेटिव डीएनएस सर्वर। तो हम इनको पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन यू request a domain name, your computer first check its local cache to see if you have previously looked up the address recently. If not, a request to your recursive DNS server will be made. यानी कि देखो, सबसे पहले जब आप कोई भी डोमेन को रिसर्च करते हो, ठीक है, तो आपका रिकर्सिव डीएनएस सर्वर पे वो कह सकते हो चेक करता है कि पहले भी आपने मतलब रिकर्सिव डीएनएस सर्वर के कैचे में चेक करता है कि आपने पहले भी इस डोमेन को बेसिकली सर्च किया है कि नहीं। अब देखो रिकर्सिव डीएनएस सर्वर क्या है, जो कि आपका आईएसपी का डीएनएस है, ठीक है। आईएसपी का डीएनएस इन द सेंस जैसे कि मान लो आपका राउटर है, तो एक मिनट, आईएसपी का डीएनएस जैसे कि आपका राउटर है तो उसमें जो बाय डिफॉल्ट डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर किया गया है वो होता है रिकर्सिव डीएनएस सर्वर। ओके, तो आई गेस आपको मालूम चल गया होगा। ओके, सो जस्ट एक मिनट, मैं बात करते हैं सेकंड। रिकर्सिव डीएनएस सर्वर इज यूजुअली प्रोवाइडेड बाय योर आईएसपी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आईएसपी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, बट यू कैन ऑल्सो चूज योर ओन, यानी कि आप इसको अपने से भी चूज कर सकते हो। आपका जो बाय डिफॉल्ट आईएसपी के द्वारा लगाया गया है वो आपका बेसिकली आप उसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। जो नॉर्मल क्लाउड फ्लेयर या गूगल का है या आपने खुद का बनाया है तो आप लगा सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। This server also has local cache and recently looked up domain names. If a result is found locally, this is sent back to computer and request ends here. This is common, popular, heavily requested service such as on Google, Facebook, Twitter. This. सो बेसिकली वो क्या करता है कि अगर आपने पहले ही यहाँ पे कह सकते हो चेक करके रखा हुआ है, मतलब सर्च करके रखा हुआ है, तो वो क्या करेगा कि आपको आपने रिक्वेस्ट मेक करी 1 से गया 2 पे, उसने देखा कि ओके रिकर्सिव डीएनएस सर्वर पे ही है लोकल कैचे में, तो वापस से आपको दिखा देगा, शो कर देगा। नहीं होगा तो फर्दर मूव करेगा रूट डीएनएस सर्वर पे, ठीक है। सो
If request cannot be found locally, the journey begins to find the correct answer starting with the internet root DNS server. यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर वो रिकर्सिव DNS सर्वर में नहीं होता है जो आपका ISP के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो अगर आपके रिकर्सिव DNS सर्वर पे वो डोमेन नेम नहीं सर्च किया गया तो वो क्या करेगा, रूट DNS सर्वर पे जाएगा। ठीक है, सब बात करते हैं रूट DNS सर्वर क्या है। The root server act as a DNS backbone on the internet. Their job is to redirect you to the correct top level domain server depending on your request. If example you request try hack me, the root server will recognize the top level domain.com and refer you to the correct टॉप लेवल डोमेन सर्वर दैट डील्स विद .com एड्रेस। यानी कि देखो अब रूट DNS सर्वर क्या होता है वो मैं बताता हूँ। देखो रूट DNS सर्वर एक इंटरनेट पे एक ऐसा DNS सर्वर है जो कि एक बैकबोन है हर एक DNS सर्वर का। यानी कि देखो मान लो कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सॉरी मेरा थोड़ा इंटरनेट इशू है, मतलब यहाँ पे बारिश हुई है काफ़ी, तो दैट्स वाई यहाँ पे ये इंटरनेट इशू का काम, मतलब इंटरनेट इशू चल रहा है। तो अभी मैं आपको ना समझाता हूँ कि यहाँ पे ये रूट DNS काम कैसे करता है। ओके, सो सपोज कि इन केस मान लो कि ये हमारा क्या है, ये हमारा जिससे हम लोग रिक्वेस्ट मेक करी, फिर मान लो कि ये हमारा रिकर्सिव DNS, ठीक है, एंड ये है रूट DNS। तो अब देखो सबसे पहले हमने इस पे रिक्वेस्ट भेजी, इस पे मिला तो वो सीधा यहीं से भेज देगा। अगर इस पे नहीं मिला तो क्या करेगा, आगे फर्दर रूट DNS को भेजेगा। अब रूट DNS क्या होता है कि वो चेक करता है कि ये डोमेन जो है वो किससे एंड हो रहा है। जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे .com से एंड हो रहा है, ठीक है, तो वो मान लो कि यहाँ पे मान लो ये .com वाला DNS है एंड ये .gov का DNS है एंड ये .edu का है। तो मान लो रूट लेवल डोमेन क्या करता है, मल्टीपल DNS पे इंफॉर्मेशन को भेजता है, ठीक है, एंड वो चेक करेगा ये .com वाला कौन सा है। तो .com वाला ये है, तो यहाँ पे मान लो हमने कोई भी वेबसाइट सर्च करी google.com, तो वो क्या करेगा, यहाँ से रिक्वेस्ट आई तो वो इस पे भेजेगा क्योंकि .com वाला DNS ये है और .com वाली जितनी भी साइट्स हैं वो ये कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे google.com आए और वापस यहाँ से रिक्वेस्ट आया आपके पास एंड ये आपके लोकल रिकर्सिव DNS को भेजेगा एंड रिकर्सिव DNS आपको भेजेगा। तो ऐसे काम करता है। अगर इन केस यहाँ पे मान लो .gov होता है, ठीक है, .gov होता है तो वो gov वाले में इस पे भेजेगा, ठीक है, और यहाँ पे ये .gov वाला देखेगा ये वेबसाइट है उसके पास एंड ये आपको भेजेगा एंड फिर ये रिकर्सिव DNS को एंड रिकर्सिव DNS आपको। तो आई गेस आपको समझ चल गया होगा रूट DNS सर्वर कैसे काम करता है यहाँ पे। लीव इट। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट authoritative DNS server, ठीक है। So the top level domain server hold records for where to find the authoritative server to answer the DNS request. The authoritative server is often also known as the name server for the domain. For example, the name server for tryhackme.com is this and this. You will often find multiple name server for a domain name to act as a backup in case one goes down. सब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे कि जो रूट DNS होता है वो मल्टीपल DNS पे रिक्वेस्ट मेक करता है, तो वो कह सकते हो कि ऑथोरेटिव DNS सर्वर्स पे कह सकते हो रिक्वेस्ट भेजता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे ऑथोरेटिव, अब ये ऑथोरेटिव .com का हो सकता है, .gov का हो सकता है या .edu का हो सकता है। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि वो ऐसे मल्टीपल DNS पे भेजेगा एंड यहाँ पे ये ऑथोरेटिव DNS क्या होते हैं, नेम सर्वर DNS भी होते हैं ये, ठीक है। तो ये कितने भी हो सकते हैं, एक डोमेन के एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, 3 5 10, क्योंकि ये मल्टीपल इसलिए रखे जाते हैं ताकि अगर एक डाउन चला जाए तो बाकी से काम हो एज अ बैकअप के लिए। ओके, फिफ्थ, an authoritative DNS server is the server that is responsible for storing the DNS records for a particular domain name and where any updates to your domain name DNS record would be made. Depending on the record type, the DNS record is then sent back to the recursive DNS server where a local copy will be cached for future request and then relaying back to the original client that made the request. DNS records DNS records all come with a
TTL, time to live value. This value is a number represent the second that the response should be saved for locally until you have to look it up again. कैचिंग सेव्स ऑन ओके। तो अब देखो यहाँ पे मैं इसका पूरा बताता हूँ। अब देखो ऑथोरेटिव डीएनएस सर्वर क्या होता है, ये देखो, ये जो एक डीएनएस सर्वर होता है, ये एक बेसिकली डीएनएस रिकॉर्ड्स को स्टोर करके रखता है एक पर्टिकुलर डोमेन का। जैसे कि मैंने बताया रिकर्सिव डीएनएस में क्या डॉट कॉम होता है, तो डॉट कॉम के ये डीएनएस रिकॉर्ड्स को स्टोर करके रखेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी कोई मान लो कि रिकर्सिव डीएनएस है, ठीक है, तो रिकर्सिव डीएनएस से रूट डीएनएस पे इन्फॉर्मेशन आई थी, एंड फिर यहाँ पे ऑथोरेटिव। तो ऑथोरेटिव में क्या होता है कि अगर आपको अपने कोई भी डोमेन पे चेंजेस करने हो या डीएनएस पे कोई भी चेंजेस करने हो, तो यहाँ पे जैसे चेंजेस होते हैं तो वो क्या करता है कि जो जितने भी चेंजेस हुए हैं वो रिकर्सिव डीएनएस पे भी चेंजेस को लोकली कैच में स्टोर करवा देता है, ताकि वो यहीं से रिक्वेस्ट बैक चली जाए। जब यहाँ ना मिले तो मेन नेम सर्वर डीएनएस पे आए, ठीक है, वरना अगर लोकली पे मिल जाएगा तो सीधा यहीं पे वापस बैक हो जाएगी रिक्वेस्ट। तो ये होता है हमारा एक कह सकते हो कि ऑथोरेटिव डीएनएस सर्वर। और देखो इसमें ना एक वैल्यू भी सेट होती है, जितने भी डीएनएस रिकॉर्ड आते हैं उसमें एक वैल्यू सेट होती है टीटीएल, जो कि होती है टाइम टू लिव। अब ये जब कैचे में लोकल कैचे में स्टोर होता है तो ये भी वैल्यू सेट होती है वहाँ पे कि कब तक ये कैचे में जो है वो स्टोर रहेगा और लाइव रहेगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि वो डेड हो जाएगा, और डेड होने के बाद आपको वापस से ऑथोरेटिव डीएनएस सर्वर तक रिक्वेस्ट को मेक करना पड़ेगा, ताकि वापस से टीटीएल वैल्यू सेव हो वहाँ पे जाके, ठीक है। तो आई गेस कि आपको ऑल ओवर सारा हमारा डीएनएस का भी खेल मालूम चल गया होगा, डीएनएस कैसे काम करते हैं एंड ऑल ओवर सारी चीज़ों का। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही जानेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे HTTP एंड हाउ वेबसाइट वर्क ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिए, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे, आप लोगों के लिए क्वेश्चन थे कि यहाँ पे navy.gov का बेसिकली टॉप लेवल डोमेन क्या है और armypublicschool.edu का टॉप लेवल डोमेन क्या है, ठीक है। तो ये कमेंट करिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी वेब एप्लीकेशन सीखने में ईजी हो, जिनको बेसिकली बहुत सारे लोग हिंदी में ढूंढते हैं, तो यहाँ पे आप लोग ये वीडियो को रेफर कर सकते हो उनको। ओके, सो मैं मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, खेलते रहिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।